अपने आप में हर चीज के पक्ष और विपक्ष है ना। मैं खुद मास्टर हूं, मेरे पापा मास्टर है। एक किसी क्लास में मैंने यूं जनरल वे के अंदर बोला कि मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी सुना रहा था, और उस कहानी में मैंने कहा कि यार हमारे एक सर थे, वो हमेशा हंसते थे कि वो 9th क्लास में पढ़ता था। 9th क्लास के अंदर एक दिन वो मैथमेटिक्स के सर थे, वो कभी पीटते नहीं थे किसी को। मैं और मेरा एक दोस्त पीछे बैठ के मैथ्स का काम नहीं कर रहे थे। वो सर पीछे आए, और पीछे आकर उन्होंने देखा कि हम दोनों काम नहीं कर रहे। वो सर जैसे आए तो हमने जल्दी जल्दी पेन चलाना शुरू किया, पर पता चला कि बाकी लोगों ने कॉपी भर ली, हमने अभी पेन चलाना शुरू किया। तो इधर मेरे ऊपर खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। मारपीट करते नहीं, किसी को नहीं मारते, मुझे क्यों मारते। जाते टाइम उन्होंने धीरे से मेरे यूं किया, और जाते जाते बोले कि बुला पढ़ लो रे, जिंदगी में कुछ ही नहीं कर पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। टीचर यही कहता है, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 9th के बच्चे को तो और इस प्रकार के डायलॉग सुना दिए। वो आगे गए तो भगवान जाने मेरे क्या जी में, वो थोड़े से आगे निकले तो मैं यूं पीछे धीरे से यूं बोला, और नहीं तो मास्टर तो बन जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं मास्टर बनने की, पता नहीं क्यों सरस्वती बैठती होगी कभी आपके मुंह पे। उनको सुन गया। मैंने ये भी नहीं कि सर सुन जाए इसलिए बोला, मैंने उसको धीरे से कहा था मेरे दोस्त को, और कुछ नहीं तो मास्टर तो बनेंगे। उनको सुन गया तो वो आगे गए, आगे जाके उन्होंने खूब डायलॉग सुनाए कि जिंदगी में कुछ ही बन जाना, पर मास्टर की कोई नौकरी होती है, यार इधर उधर की बातें कर ली। अब ये मेरी पूरी कहानी सुनाई हुई 10 मिनट की, किसी ने इतनी कट करके लगाई कि जिंदगी में कुछ भी बन जाना, पर मैं पूरे दिन ट्विटर पे ट्रेंड गया। मैं खुद ट्विटर चलाता ही नहीं। किसी ने फोन करके कहा कि आपको उधर गालियां पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, तो आपने कहा था कि जिंदगी में कुछ भी बन जाओ पर मास्टर मत बनना। मुझे यह भी याद नहीं कब कहा था, 9 महीने की पहले की किसी क्लास की किसी ने क्लिप काट के लगाई। तुम ये इस प्रकार की चीजें इसलिए लगाते हो, तुम मेरे भाई बहन हो, तुम्हें लगता सर ने क्या जोरदार बात कही। ये मैं वीडियो चेपता हूं आज जाके, तुम्हारे इस वीडियो में से जिसको जितना काटना उतना काटता है। मेरी किसी क्लास के अंदर बोला हुआ कि नेता सब फर्जी होते हैं। और ये आजादी के आंदोलन चले थे ना, तो ये कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार की चीजें कर दी इतनी। फिर आगे मेरा बोला हुआ कि बीजेपी होती तो भी ऐसा ही करती। किसी ने उता काटा, इतना ही लगाया कि कांग्रेस वाले फर्जी थे। सरकार को टेक किया हुआ, स्प्रिंग बोर्ड पे कार्रवाई करो। पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट और थी। 30 सेकंड बोला हुआ है, उसमें आगे मैंने और बोला है कुछ। वो अर्जुन राम जी के खिलाफ मेरा जो वीडियो था 2014, अर्जुन राम जी मेरे क्षेत्र के सांसद, हमारे माननीय सांसद, पढ़े लिखे आदमी, जितने बाकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनसे ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूं अर्जुन राम जी की। क्योंकि उस समय वो एक मुद्दा था, मैं उस मुद्दे के विपक्ष में खड़ा था, वो सरकार थी, मेरा दायित्व बनता है मैं सरकार से 4 सवाल पूछूं। और मैंने पूछा सर से कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक वोट देने के नाते मेरा सबसे अच्छा अधिकार था कि मैंने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए। आप जवाबों से संतुष्ट नहीं हो वो बात दूसरी है, पर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने मेरे निभाया। अब वो वीडियो, मैं शायद टीचर नहीं बनता, मैं शायद इतना थोड़ा बहुत ही वीडियो के माध्यम से पॉपुलर नहीं होता, तो कोई ध्यान ही नहीं देता। सैकड़ों लोग इस प्रकार के वीडियो में जाते देते हैं। 5 साल बाद किसी कांग्रेस के नेता ने वीडियो निकाला, वो और वीडियो निकाल कर लगाया, ये देखिए एक छात्र की ताकत, मंत्री जी को करा दिया चुप। कांग्रेस के हैंडल से लगाया हुआ है, यूथ कांग्रेस के हैंडल से किसी कांग्रेस के नेता का रोल लगाया हुआ। नीचे जनता के अपने वालों को, यूपी बिहार वालों को मैसेज है, स्टूडेंट ऐसे ही होने चाहिए, हमें ऐसे ही बेबाक छात्र चाहिए। नीचे अपने जनता का लिखा, अरे ये छात्र अब मास्टर है। लोग अपने अपने काम की चीजें ढूंढ लेते हैं। वो तो मैं तो कई बार बड़ा अजीब लगता है कि लोग यार कितना दिमाग लगाते हैं। मैं इस प्रकार कोई बात बोलता हूं ना, तो लोग कहते हैं चुनाव लड़ना है ना। तो मुझे लगता है नहीं, स्टूडेंट भी मेरे कह देते हैं सर आप लड़ लो, तो मैं कई बार कहता हूं वोट सर हम दे देंगे। अरे मैं लड़ूंगा बीकानेर से, तेरा वोट वांसवाड़ा में है, तू कहां से दे देगा यार वोट। मैं उदयपुर में जाके किसी रैली के अंदर बोल रहा हूं, लोग नीचे लग रहे चुनाव लड़ना है, मैं उदयपुर क्यों आऊंगा चुनाव लड़ना होगा उस दिन। मैं इतना समझदार हूं, मैं जानता हूं चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इसलिए मैं, मेरा विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा जो लड़ना होगा, नहीं लड़ना दिमाग में नहीं, वार्ड पंच नहीं लड़ना, 7 पीढ़ी में नहीं लड़ा है। लेकिन यदि कभी ऐसा मेरे दिमाग में आया, मैं मेरा विधानसभा क्षेत्र चुनूंगा, 5 साल वहां बैठा रहूंगा, तहसील में जाके बैठूंगा, लोगों के रजिस्ट्री के काम कराऊंगा। मैं जानता हूं किस प्रकार से बनते हैं, मुझे पता ना भाषण देने से नहीं बनते। मैं जानता हूं लोगों के काम करवाने होते हैं, लोगों के एक एक से मिलना जुलना होता है, गांव में 10-10 लोगों के नाम याद करने होते हैं, कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है तब बच्चों से जाके हाथ मिलाने होते हैं, सहवास।
मेरी तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट में 11,000 रुपए दिए जाते हैं, तो 11 लोगों के नाम लिख के लाया, अगली बार मैं 11 लोगों को फोन करूंगा, भाई और कोई काम भी हो तो बताना। ऐसे थोड़ी होता है कोई चुनाव लड़ा जाता है। तो ये तो सरकार है, वो कौन सी पार्टी के मैं खिलाफ और कौन सी के पक्ष में, तो दिन में 4 बार करवा देते हैं, जिसके जो पक्ष की लाइन होती है वो उठा लेता है। इसलिए अपने तो आपकी कोई अंदर की बातें हो, इस प्रकार की भड़ास निकालनी हो, 7 से 8 मैं खूब भड़ास निकालता हूँ, मैं भी मेरे अंदर वाली निकालता हूँ, आप भी निकाला करो। और 8 का कोई जरूरी नहीं, यदि भड़ास लंबी चली तो 10 बैठेंगे। पूछ रहे हैं कि सही अलाउद्दीन खिलजी को जैसलमेर में क्या मिल रहा था, यहां पर अटैक क्यों किया। मैंने कई बार ये बात बताई होगी, हमारे सारे के सारे किले व्यापारिक मार्गों पे है। सारे किले किस पे है? व्यापारिक मार्ग बने हुए थे, यहाँ पे ट्रेड रूट्स थे। वरना मैंने कभी पहले ही बताया होगा कि 1155 में जैसलमेर का राजा जैसलमेर का किला बना रहा है, तो रुपए कहां से आए उसके पास? तो हम कहते हैं टैक्स लिया, किससे? जनता से। तो जनता तो होती नहीं वहां, अभी नहीं है, जनसंख्या घनत्व तो 17 का है, तो 1155 में तो और ही नहीं रहा होगा। फिर अपने मान लो कि लोग भी थे, तो लोगों से किस बात का टैक्स लिया? खेती का, तो अभी नहीं हो रही। तो उद्योग पे तो वो तो है ही नहीं, और जब खेती और उद्योग नहीं तो व्यापार भी होता, पर ये ट्रेड रूट था। यदि आपको कराची, सॉरी, इधर महाराष्ट्र से सिंध की तरफ जाना, सिंध पाकिस्तान में सिंध है, सिंध बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। सिंध के लोग सिंधी, इसलिए सिंधी आज भी सारे व्यापारी होते हैं। सिंधी आज भी सारे के सारे कौन है? व्यापारी है। तो सिंध बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता। सिंध की राजधानी थी कराची, इसलिए पाकिस्तान ने आजाद होने के बाद अपनी राजधानी कराची बनाई थी, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे वाली जगह ही कौन सी थी? कराची। अब किसी को दिल्ली से कराची जाना है, रूट जैसलमेर होके जाएगा। किसी को आगरा से कराची जाना है, रूट जैसलमेर होके जाएगा। किसी को महाराष्ट्र से कराची की तरफ जाना है, रूट जैसलमेर होके जाएगा। आगे भी जाना है, किसी को मध्य एशिया की तरफ जाना है, अफगानिस्तान की तरफ जाना है, रूट राजस्थान से होके जाया करते। इसलिए अपने सारे किले ट्रेड रूट पे है। किले इसलिए बनाए जाते थे ताकि सुरक्षा दी जा सके। अब किसको सुरक्षा दे रहे हैं वहां पर? व्यापारियों को। अब वो जैसलमेर का राजा उधर सिंध वाले व्यापारियों को कहता है कि तुम यदि इधर जाओगे तुम्हें कोई लूटेगा नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। इधर वालों को कह रहा है तुम जब इधर जाओगे तुम्हें कोई भी लूटेगा नहीं, मैं यहां पर बैठा हूं। फिर जो व्यापारी है, अब जैसलमेर में व्यापारी भी रहते हैं, जैसलमेर के खुद के लोकल व्यापारी, जैसलमेर के व्यापारी ने सिंध वाले व्यापारी को कहा कि देख तू सामान लेके दिल्ली जाता है, लंबा पड़ता है तेरे, एक काम कर तू मेरे को दे दे, दिल्ली में पहुंचा दूंगा। दिल्ली वाले को कहा तू मेरे को दे दे, मैं कराची पहुंचा दूंगा। अब जब व्यापारी जैसलमेर वाला व्यापारी बिचौलिया बन गया, दोनों तरफ सामान पहुंचाता है। अब सामान पहुंचाने के लिए ऊंट गाड़ियां चाहिए, बैलगाड़ियां चाहिए, तो उसने जैसलमेर के जो किसान थे उनको कहा भाई तुम्हारे पास ऊंट गाड़ी है कि? हाँ। क्या करते हो? तो खेत में हलन जोतते हैं, तो खेत में तो कम ही काम आता है अपने, इधर लाओ ये सामान दिल्ली पहुंचाओ, ये सामान कराची पहुंचाओ। लोगों को मिल रही है मजदूरी, व्यापारी को मिल रहा है व्यापार, राजा को मिल रहा है टैक्स। पूरा इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा उन्होंने, उस हिसाब से अपना वो काम काज कर रहे हैं यहाँ पर। अंग्रेजों ने आने के बाद में एक बड़ा चेंज किया आपने। अंग्रेजों पहले अपना पूरा जो व्यापार था लैंड रूट से होता, स्थल मार्ग से अपना व्यापार हुआ करता था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आगे जल मार्ग से व्यापार करना शुरू किया। अब जब जल मार्ग से व्यापार करना है तो उन्होंने अरब सागर के ऊपर एक बंदरगाह बना दिया, बॉम्बे। कौन सा बना दिया? गावड़ा था, एक गांव था ये, जहां पे मुंबा माता का मंदिर था। कौन सी माता का? मुंबा माता का मंदिर था। माता को मराठी भाषा में बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? मुंबा आई। किसका मंदिर था? इसलिए आपने नॉर्मली यूं कहते भाई मम्मी की कसम, मराठी फिल्मों में कहेंगे आई शपथ, है ना? तो शपथ, शपथ का मतलब कसम, आई मतलब मम्मी। मुंबई 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 की जगह कौन सी थी? और एकदम बंदरगाह समुद्र के तट पे था। समुद्र के तट पे था, तो अंग्रेजों ने जमीन खरीदी, ये पुर्तगालियों के पास थी। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दे दी थी। पुर्तगालियों की एक राजकुमारी की शादी अंग्रेज राजकुमार से भी वो दहेज में दे गए। अंग्रेजों के राजा को मिली, तो उसने राजा ने कहा भाई कहाँ है ये जो फ्लैट मिला 2 BHK के दहेज में, है कहाँ पे? पैसा भी इंडिया में। इंडिया में राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दी कि तुम काम कर लो। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये जमीन मिली तो ईस्ट इंडिया कंपनी लगा यार समुद्र के ऊपर है, ठीक है, उसने अपना बंदरगाह बना लिया यहाँ पे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम नहीं लिया गया मुंबई, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका नाम कर दिया बॉम्बे। क्या कर दिया? उनके हिसाब से यहाँ के लोगों के अनुसार नाम क्या, अंग्रेजों के अनुसार नाम क्या? अपने वालों से दोनों ही नहीं लिखे, इसने अपने वालों ने कहा बम्बई, अपने वालों ने क्या कहा कि भाई लोकल आदमी जाके लोकल से मिलता तो लोकल कहते मुंबई, अंग्रेजों से मिलता हो कहता बॉम्बे, तो अपने वालों ने मिक्स किया। तो अपने वालों ने क्या कहा? तो अंग्रेज रहे तब तो ठीक रहा, अंग्रेज जब चले गए तो महाराष्ट्र वालों ने उन लोगों को पीटना शुरू किया जो इसको बंबई बोलते हैं, और उन्होंने कहा बंबई का मतलब है बम्बई।
तो इसका मतलब तुम तुम्हारी माता जी का नाम चेंज कर दोगे। हमारी माता जी मुंबा, तुम बोलते हो बम्बा। इसलिए उन्होंने कहा आज के बाद यदि किसी ने बम्बई कह दिया हम पीटेंगे, और पीटते थे। सरे हम पीटना शुरू किया कि भाई नाम नहीं निकलना चाहिए बम्बई, तो या तो इसको बोलो मुंबई, और मुंबई बोलो, बॉम्बे भी क्या है, એટલે आमची मुंबई। वहां पूरे आंदोलन चले इस बात के लिए, हमारी मुंबई है, इसका नाम ही क्या होना चाहिए, मुंबई। इसलिए कभी आप बाल ठाकरे वाली मूवी देखना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें बाल ठाकरे है, तो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो वो कटघरे में खड़ा है, कोर्ट का सीन है, कटघरे में खड़ा है, वकील जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1992 के बॉम्बे के दंगों में, बाल ठाकरे कहता है उधर मुंबई, होता हाँ वही जो बॉम्बे में दंगे हुए थे मुंबई, हाँ मैं उन्हीं बॉम्बे वाले दंगों मुंबई। तो पहले मुंबई बोल तो मैं जवाब दूंगा, बॉम्बे में कोई दंगे नहीं हुए, दंगे मुंबई में हुए, मैं जवाब देता हूँ। वो था हाँ मुंबई में जो दंगे हुए थे उनमें आपका हाथ था, हाथ और पैर दोनों थे, सब कुछ थे हमारे उसके अंदर। पर वो जब तक बॉम्बे बोलता उसको जवाब देता नहीं। अंग्रेजों ने ये एक बॉम्बे बंदरगाह बनाया, बॉम्बे बंदरगाह बनाने के बाद अब आपको सामान भेजना है कराची, पानी से 35 किलोमीटर है, दिखता है कराची सामने, इसलिए पूरा कोई जैसलमेर क्रॉस करके क्यों जाएगा। जैसे ही बॉम्बे बंदरगाह बना राजस्थान बर्बाद हो गया। इस बॉम्बे बंदरगाह ने अपना पूरा व्यापार वाणिज्य समाप्त कर दिया था। जब तक ये अंग्रेज नहीं आए थे, बॉम्बे वाला बंदरगाह नहीं बना था, हम व्यापारिक दृष्टि से इतने आबाद थे कि अपने सारे छोटे छोटे गांवड़े जो हैं व्यापारिक केंद्र थे। आप अपने इधर शेखावटी में तो आप नवलगढ़, मुकनगढ़, ढूंढलोद, मंडावा, पिलानी, तारानगर, सरदार सेर, राजगढ़, रतनगढ़, ये तमाम जो केंद्र है ये सारे के सारे व्यापारिक केंद्र। नागौर में कुचामन, डीडवाना का नाम कुंभा के अभिलेखों में है, कुंभा यहाँ से टैक्स लेके गया है, इसका मतलब बड़ा व्यापारिक केंद्र है। तभी उदयपुर का राजा ठेठ चित्तौड़गढ़ से चला के डीडवाना यहाँ पे टैक्स लेने के लिए आ गया, और रुपए टक्के पड़े तभी तो लेने के लिए। ये मालपुरा वो बैंकर पैसे वाली जगह हुआ करती थी, पाली अपने आप में बहुत बड़ा केंद्र था, सोजत अपने आप में व्यापारिक केंद्र था, ये सारे हमारे ट्रेड रूट थे। जैसे अंग्रेज आए, बॉम्बे बंदरगाह बनाया, हमारे ट्रेड रूट सारे बर्बाद, और उन्होंने सामान सीधा सूरत के बंदरगाह से, बॉम्बे के बंदरगाह से सामान सारा सारा उधर पानी के रास्ते भेजना शुरू कर दिया। पर अंग्रेज एक बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि राजस्थान के लोगों का व्यापार भले ही समाप्त हो गया हो, पर इनके पास बिजनेस सेंस बड़ा अच्छा है, इनको व्यापार करना आता है। इसलिए अंग्रेज अपने व्यापारियों के पास आए, जैसलमेर के व्यापारी को, मंडावा के व्यापारी को, कुचामन के व्यापारी को, उन्होंने आके कहा कि देखो सेठ जी, तुम्हारी दुकानदारी तो बंद हो गई, क्या करोगे अब सिंधवाड़ा इधर तो आएगा नहीं, मध्य एशिया सामान तो तुम बेच नहीं सकते, वो तो हम उधर से भेज देंगे। तो सेठ ने कहा भाई घरेलू मार्केट, जैसलमेर में बेचूंगा मेरा सामान, कुचामन वालन का कुचामन बेचूंगा, यहाँ मिनख ही नहीं है, बेचोगे किसको। तो सेठ ने कहा और क्या कर सकते हैं, जो है वो होगा। तो अंग्रेजों ने कहा अपने आप को चेंज कीजिए, दुकान कुचामन में क्यों खोल रखी है, दुकान बॉम्बे में खोल लो, दुकान कलकत्ता खोल लो। तो उस व्यापारी ने कहा बात तो सही है, पर यहां तो जो जैसलमेर का राजा है ना, उसको मैं टैक्स देता हूँ, 7 पीढ़ियों से मेरे बाप दादा को जानता है, इसलिए मेरे रक्षा की जिम्मेदारी लेता है, मेरे साथ कोई लूटपाट नहीं होती। कलकत्ता जाके दुकान खोलूं, नए लोग, नई जगह, मुझे क्या पता कल को कोई मार जाए, रात को लूटपाट हो जाए। अंग्रेजों का गारंटी है तेरे को हाथ टच नहीं करे, तो हमें टैक्स देना, हम बचाएंगे तेरे को। उसने कहा यहाँ तो ये ऊंट गाड़ी वाले, बैलगाड़ी वाले ये मेरे जानकार है, मैं सामान इधर से उधर पहुंचा देता हूँ, वहां मेरा सामान कैसे पहुंचाएंगे। अंग्रेजों ने कहा रेलगाड़ी लेके आएंगे, तो चल हमारे साथ ट्रांसपोर्टेशन हम देंगे। उसने वापस कहा कि यहाँ तो जमी जमाई दुकान है, 7 पीढ़ियों से खोल के बैठा हूँ, नई जगह दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए, पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। अंग्रेजों ने कहा लोन दे देंगे, बैंक आ गए थे अंग्रेजों के, लोन देंगे, तू तो चल। फिर अपने वाले ने अपना लास्ट दांव खिला के डूब गए, तो अपने को डर वही लगता है ना, ऐसा हो गया तो। अंग्रेजों ने कहा इंश्योरेंस, लोन दिया, इंश्योरेंस दिया, सिक्योरिटी दी, ट्रांसपोर्टेशन दिया, इसलिए राजस्थान के सारे व्यापारी अंग्रेजों के साथ चले गए। कोई बॉम्बे बस गया, कलकत्ता बस गया, नागपुर बस गया, पुणे बस गया, सूरत बस गया, हुबली चले गए, हुगली चले गए, गुवाहाटी चले गए, सब जगह चले गए। इसलिए कहावत बनी कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंच गए मारवाड़ी। पूरे भारत में आज दिन तक सारा का सारा बिजनेस राजस्थान के लोगों के पास है। अभी मैं विजय सर 2-4 दिन पहले मुझे बता रहे थे, मैंने शायद बताई होगी आपको बात, हम 2-4 दिन पहले बात कर रहे थे, सब सर कर रहे थे 1908 के आसपास अंग्रेजों को बर्मा में रुपए क्या हो सकता है, कहां पर, बर्मा में अंग्रेजों को रुपए चाहिए। तो अब बर्मा में उनके पास रुपए वहां लेने उनको चाहिए, अब रुपए कैसे ले। तो इधर कलकत्ता साइड में कोई अपना एक राजस्थान का सेठ है, उन्होंने कहा सेठ बर्मा में रुपए की व्यवस्था करवा सकता है क्या। सेठ ने कहा करवा दूंगा। कितने चाहिए, 1 करोड़। 1908 में उसने 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करवा दी बर्मा में। 1908 में उसके पास 1 करोड़ रुपए पड़े, पड़े नहीं है, वो किसी करने पे को दूसरा दे देता है। कितना बिजनेस का होल्ड रहा होगा राजस्थान वालों का भयंकर, अभी तक ही है। मैं अभी तक कहता हूं, अभी भी अंबानी नया नया पैसे वाला हुआ है, 3 पीढ़ियों से पहले इनके पास पैसे नहीं थे। ये अडानी, ये नए नए पैसे वाले हुए। तीसरा टाटा,
इनको छोड़ के भारत में किसी पैसे वाले पे अंगुली रखो, वो राजस्थान का है। तो कोई भी आदमी, इसका मतलब वो कहां से गया हुआ है? राजस्थान। 2-3 पीढ़ी पहले मोदी, मित्तल, डालमिया, बगड़िया, बजाज, बिड़ला, केडिया, झुंझुनवाला, मुर्री वाला, सारे के सारे अपने यहां से जाके सेटल हुए। सारे के सारे पैसे वाले राजस्थान के लोग हैं। अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की थी पीरामल। ईसा अंबानी की शादी आनंद पीरामल के साथ की थी। पीरामल झुंझुनू में गांव पड़ता है, बगड़ गांव है, गांव एग्जैक्टली गांव, कस्बा भी नहीं, बगड़ का है। आप कभी बगड़ गांव के अंदर घुसोगे, घुसते ही हूं, पीरामल धर्मशाला, पीरामल हॉस्पिटल, पीरामल कॉलेज, पीरामल स्कूल, पीरामल पार्क, सब कुछ पीरामल के नाम से। क्योंकि पीरामल यहां से गए थे तो कई पीढ़ियों तक तो इनका लगाव भी बहुत अच्छा रहा था। तो अपने, इसलिए आप पढ़ते हो कि शेखावाटी का इलाका हवेलियों के लिए फेमस है। तो हवेलियां सारी सेठों की है। सेठ सारी हवेलियां छोड़ छोड़ के यहां से बाहर चले गए। उन्होंने हवेलियां संभाली भी नहीं, लोगों ने कब्जे कर लिए। वो दोबारा कभी नहीं आए वो संभालने के लिए, कब्जे कर लिए अपने छुड़वाते हैं। उनका मरने दो। एक हवेली पे कब्जा किया है कलकत्ता में, 27 मंजिल का ठोकेंगे। फारी वो चरी बादो भूखो मरी। जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधा रहेगा वो भूखा मर जाए। मैं कल तुम्हें यही बात समझा रहा था, हमने खुद को बांध लिया है। जो बंध जाता है किसी काम में, मैं हमेशा सोचता हूं कि यार, एक मंडावा का सेठ मंडावा छोड़ के कलकत्ता चला गया और दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट आती है, उनके अंदर उनके नाम आ जाते हैं। चूरू में राजगढ़ के पास छोटे से गांव का रहने वाला लक्ष्मी निवास मित्तल, अब फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बराबर बैठ के समझौता करता है यार कि तुम्हारा पूरा स्टील हम खरीदेंगे। क्या प्रोग्रेस की होगी उस आदमी ने 2-3 पीढ़ियों के अंदर। अपने गांव वाले डोकरे, अपने गांव वाले बढ़ के गांव में बैठे रहे। थी गांव में उस समय जमीनें थी, उनको भी किसी ने कहा होगा जमीनें बेच के जयपुर में 3 प्लॉट ले लो। उनका नाम गांव गांव है, गांव में हवा है हमारे अच्छी, तो हवा ले रहे हैं। गांव में हमारा गा है, तो गा है अपने अभी भी गा गा। तो उनका विजन था। वो तो मैं 2022 में बनारस एक कार्यक्रम में गया हुआ था, बताइए मैंने शायद बात। 2000 बनारस में एक कोई कार्यक्रम था मारवाड़ियों का, मारवाड़ी बिजनेसमैन सारे। और मैं बताऊं, जब मैं बोलता हूं मारवाड़ी, इसका मतलब पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा। हरियाणा का कोई आदमी कलकत्ता बिजनेस करता, उसको पूछता तुम कौन हो, वो कहता मारवाड़ी। झुंझुनू मारवाड़ में नहीं आता, शेखावाटी है। कोई जाके काम करता है, वो कहता है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी का मतलब ही था राजस्थान और हरियाणा। अभी ये आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, अब तो इस्तीफा दे दिया। तो भगत सिंह कोश्यारी जी का थोड़े दिन पहले बयान था कि यदि राजस्थान के सेठों को बॉम्बे से निकाल दिया जाए तो बॉम्बे बर्बाद हो जाए। तो महाराष्ट्र वालों ने बड़ा विरोध किया, और महाराष्ट्र वालों का ये तो महाराष्ट्र का अपमान है और राज्यपाल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राज्यपाल मोदी ने 2 दिन बाद कहा कि यदि मेरी शब्दों से किसी की भावनाओं को आहत लगी है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। पर सच्ची बात तो यही है, बर्बाद तो जाओगे तुम सारे के सारे। बात है। तो मैं 2022 में बनारस एक मारवाड़ियों का बड़ा कार्यक्रम, मतलब व्यापारियों का कार्यक्रम, उसमें गया हुआ। कोई इनविटेशन आया हुआ कि वहां पर आपको आके भाषा पे कैसे कोई बोलना है। अब वो इतना बड़ा सम्मेलन, बड़े बड़े सेठ आए हुए वहां पर, अपने कौन पूछे, पर वो आयोजकों की तरफ से अपने कोई था कि भाई तुम आ सकते हो यहाँ पे। तो वहां जाके पूछा कब बोलना है, कितने बजे क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा भाई बोल तो सकते हो तुम, पर बोलने की टाइम 5 मिनट ही मिलेंगे। और हम भी जानते थे यार इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो इसमें 5 मिनट भी बुलवा रहे थे लोगों के सामने, बड़ी बात है। तो मैं बोला उसमें 5-6 मिनट, उसमें मैंने भाषा साहित्य से कुछ बात की। तो मैं नीचे उतरा तो कई सेठ मेरे से मिलने के लिए आए, कह रहे तुम बहुत अच्छा बोला नहीं है। तो एक सेठ थे, उन्होंने कहा अरे तू जो बोल रहा था तो मुझे लग रहा था मेरे गांव का लड़का कोई बोल रहा है, कहाँ का है तू। मैंने सेठ जी मैं बीकानेर का हूँ। हाँ तभी मैं कुछ अमन का हूँ। नागौर बीकानेर पास पास में, भाषा लगभग एक जैसी हो जाती है। तो मैंने फिर उनका कहा सेठ जी अभी कहाँ बिराजते हो आप। तो सेठ जी ने कहा मैं आप गुवाहाटी रहता हूँ। तो सेठ जी आप गुवाहाटी कब चले गए थे। उन्होंने कहा 1822। कब चले गए। मैं और सेठ जी बात कर रहे हैं 2022 में, मतलब 200 साल पहले सेठ जी कहां पर चले गए थे। तो मैंने वापस कहा सेठ जी अपने वाले गुवाहाटी तक ये आगे है। उन्होंने कहा कोहिमा तक तो पहुंच गए। नागालैंड की राजधानी कौन सी, कोहिमा तक तो पहुंचे। भारत सरकार अनुमति नहीं देती, वरना चीन में जोधपुर मिष्ठान भंडार तो खोल दे। तुम पूछोगे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक क्यों किया, भाई साहब व्यापार अपने हाथ में था। और आज भी मारवाड़ी आदमी को इसी रूप में जाना जाता है। गोवा, गोवा आप गोवा कभी जाओ तो कभी नोटिस करना, गोवा के अंदर ज्यादातर जो व्यापारी मिलेंगे वो राजस्थान के। मैं 2016 के आसपास में गोवा गया, तो मेरा एक फ्रेंड बीकानेर का, मेरा क्लासमेट ऑलरेडी वहां रहता था। तो मैंने उसको फोन किया कि यार हम गोवा आ रहे हैं, हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए तू बता। तो उसने कहा यार ज्यादा खर्चा वर्चा मत करना,
और होटल वोटल में मत रुकना, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा। हमें भी लगा यार लोकल आदमी को ज्यादा पता होता ना कहाँ पर सस्ते रह सकते हो कहाँ पर नहीं रह सकते। और उसने कहा मैं ढंग की जगह व्यवस्था करूंगा तुम्हारी। तो वहां क्या होम स्टे बना दिया आजकल लोगों ने, अपने घर बना के छोड़ दिए, होटल नहीं घर है पर घर के कमरे भी अच्छे बना दिए, बेड वेड लगा दिया और आपको चाबी दे देते हैं कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 4 दिन का लो किराया पकड़ाओ रहो, 4 दिन बाद नया आएगा वो नया रहो। और एकदम बीच के ऊपर बना रखे। तो उसने कहा मैं एकदम यहाँ पर ही करवा देता हूँ वरना होटल दूर होगा, आने जाने में टाइम लगेगा, यही बीच के ऊपर ही रहो बोले तुम तो। ठीक है, तो वो वहां पर हम रहने लगे। तो अब वो क्या, होटल में तो आपको सारी चीजें रेडीमेड मिल जाती है, वहां तो आपको फिर साबुन तेल भी खरीदने ही पड़े। तो दूसरे दिन सुबह सुबह उठे तो मैंने देखा कि यार बाथरूम में साबुन वगैरह तो नहीं। तो हमारे साथ सबसे जूनियर था, मैंने उसको कहा कि यार मार्केट से साबुन लेके आ जाओ, ये मार्केट यहाँ पास में ही है। वहां क्या गोवा में वो गाड़ियां नहीं स्कूटी नहीं मिल जाती आपको, तो हमने वो स्कूटी ले रखी थी, वो लेके गया। अब उसने आने में टाइम लगाया, मैं बाहर बैठा बैठा अखबार पढ़ रहा था, वो आ जाए तो उसके बाद मैं नहाऊंगा, आने में टाइम लगा। तो मैंने कहा यार ये दुकान थी यहाँ पे, तूने टाइम लगा दिया आधा घंटा। तो उसने कहा भैया इस दुकान वाले ने साबुन दी नहीं, तो मैं यहाँ से आगे चला गया था। क्यों नहीं दी? उसने कहा भैया अब सड़क पे दुकान है, एकदम यहाँ दुकान है, चौकी है, चौकी पर दुकान है, मैं एकदम सड़क के पास में स्कूटी पे खड़ा हुआ और मैंने रुपए निकाले, मैंने कहा भैया एक साबुन दे दो। तो उसने कहा स्कूटी खड़ी कर, ऊपर आ तो दूंगा वरना नहीं दूंगा। तो मेरा भी ईगो हर्ट हुआ, मैंने कहा यार इसमें क्या है, हाथ पहुंच रहा है तो तू रुपए ले ले और हाथ से मेरे को क्या दे दे। तो उसने कहा नहीं दूंगा मैं से। तो मैंने कहा मैं तेरे से लूंगा ही नहीं। तो उसने कहा मत ले भले। तो मैं आगे वाले दुकान पे गया, आगे वो मार्केट था वहां से लेके आ गया, इससे नहीं ली। अब वो बात हो गई, इतने वो हमारा लोकल फ्रेंड उसका घर था, वो आया हमें घुमाने के लिए। तो मैंने कहा यार तुम्हारे दुकानदार कैसे यार सुबह सुबह बोने का टाइम, 10 रुपए की बोनी करवा रहे, इसमें क्या अकड़। उल्टा दुकानदार चाहता है कि सुबह सुबह जो जल्दी आया है उसको तो बोले 2 रुपए सस्ता देना पड़े पर बोनी हो जाए एक बार। तो उसने कहा भाई एक बात तो हूँ, ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना इनको बिजनेस करना आता ही नहीं, इसलिए अपने वाले इनकी दुकानों पे कब्जे किए बैठे हैं, सारी दुकानें अपनी अपनी, तुम आज नोटिस करना सारी। तो उसने कहा कि यहाँ का जो लोकल आदमी है वो 10 बजे आके दुकान खोलता है, दोपहर में 2 बजे उसको दुकान बंद करनी है, 2 से 4 बजे तक वो खाना खाने घर जाएगा, रेस्ट करेगा, सोएगा, शटर डाउन करके जाएगा, 4 बजे वापस आएगा, 8 बजे तक दुकान खोलेगा, 8 बजे दिया बत्ती करेगा, 8 बजे वापस दुकान बैठा के घर चला जाएगा। उल्टा अपने वाला जो कोई है 5 बजे सुबह आके दुकान खोलता है, खाना 5 बजे लेके आता है, सेठानी साथ में टिफिन भेजती है कि लेके जा, दोपहर में 12 बजे टाइम मिल गया तो वहीं गले के ऊपर इधर मुंह करके खाना खा लेता है, टाइम नहीं मिला तो खाना खाने की भी आवश्यकता नहीं। रात को 11 बजे शटर डाउन कर रहा होता है तो भी इधर उधर देखता है कि ग्राहक ना आ जाए, और शटर के ऊपर भी लिख रखा है कि रात को ऊपर ही सोता हूँ, जरूरत हो तो संपर्क करे। तो उसने कहा अपना आदमी मेहनती है, ये लोग यहाँ मेहनत नहीं करते इसलिए सारा का सारा बिजनेस खाए बैठे। तो हम और घूम रहे थे तो उसने घूमते घूमते मुझे वापस कहा कि तू यार एक चीज नोटिस करी, यहाँ जो आइसक्रीम वाले जितने ही लोग हैं इनको देख तू। तो मैंने नोटिस किया, हाँ यार ये तो अपने से लोग लग रहे हैं, सारे जालोर के, पूरा पूरा जालोर का कब्जा है। तो जालोर का नाम कई जगह वैसा है ना। तो, तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कोई जालोर के सेठ थे और उन्होंने आके यहाँ आइसक्रीम का पार्लर खोला, कोई बड़ा पार्लर खोला आ गया ना, वो कोई इस धंधे में है, बड़ा पार्लर खोला। फिर उनका यहाँ पे उन्होंने 1 से 2 कर ली, 2 से 3 कर ली, अब लोग चाहिए, अपना आदमी था तो अपने लोगों को लेके आ गया। अब मान लो कोई इनका जो सेठ था उसका कोई पैसे वाला भाई था, उसको कहा तू एक पार्लर खोल ले। अब उनके पड़ोसी थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनको कहा तू छोड़ आइसक्रीम बेच, वैसे ही बेच, धंधा तो है, धंधा ही तो करना है, क्या वो ये कर ले अपने जाके। उसने वो करना शुरू किया, किसी का तू सप्लाई कर, एक दुकान से दूसरी दुकान तक दे, क्या किसी का तू एक गाड़ी ले ले, टाटा 420 ले ले, यहाँ से वहां तक पहुंचा, किसी का बर्फ भी रखनी पड़ती, बर्फ का बिजनेस कर ले, इसलिए पूरे बिजनेस पर अपना कब्जा है। यूं करते करते वो कहे ये जो आइसक्रीम वाले भैया इनको तू पहचानता है? तो मैं उनकी शक्ल देखूं तो अब यूं क्या, जब कोई आदमी कहता है पहचानता तो अपने लगता है कहीं ना कहीं देखा ही होगा, तो अपने लगता है हाँ यार मैं तेरे साथ जयपुर में कहीं मिला हुआ हूँ क्या? उनका नहीं यार तूने गोलमाल मूवी नहीं देखी क्या? वो हाँ देखिए, तो उसमें करीना कपूर एक जगह आइसक्रीम खा रही है, वहां इनसे ले रही है। और ये राजू भैया है, करीना कपूर इनसे आइसक्रीम खा रही है। फिर हमने राजू भैया के साथ फोटो भी खिंचवाई, करीना उनसे हाथ मिलाया राजू भैया से, क्योंकि उनसे करीना कपूर हाथ मिला के गई। थोड़ा थोड़ा करंट तो प्रवाहित तो अपने 3 दिन हाथ को ऐसे रखा, क्यों धोए? तो राजस्थानी लोगों के बिजनेस सेंस पे किस बात का सवाल है साहब? अपने दुनिया को बेच के खा जाएं, इस मामले में अपने कम है नहीं। लिखो, हाँ मैं तुमसे हाथ मिला लूं?